क्या आप एक ऐसी डिस्कवरी के बारे में जानते हैं जिसने साइंटिस्ट को भी गलत साबित कर दिया है? क्या आप दुनिया के सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट के बारे में जानते हैं जो सोलर एनर्जी की मदद से करीब 10 सालों तक ब्रह्मांड के चक्कर लगाता रहा? या फिर क्या आप एक ऐसे कॉमेट के बारे में जानते हैं जिसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हमने इस कॉमेट को ठीक तरह से स्टडी कर लिया तो हम ब्रह्मांड के सभी रहस्यों पर से बहुत ही आसानी से पर्दा उठा सकेंगे? अगर आप इन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वैसे फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ईथोनम को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूले। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अभी हाल फिलहाल में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कॉमेट ढूंढ निकाला है जिसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हमने इस कॉमेट के बारे में स्टडी कर लिया तो हम ब्रह्मांड के सभी रहस्यों से पर्दा उठा सकेंगे। और इसलिए वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस खास कॉमेट के करीब रोजेटा नाम का एक स्पेसक्राफ्ट भेजने की कोशिश की। बता दें कि इस खास तरह के स्पेसक्राफ्ट में एक ऑर्बिटर के साथ साथ छोटे आकार का लैंडर भी लगाया गया था, जिसे कॉमेट सतह पर उतारने के बाद डेटा इकट्ठा करने के लिए काम में रखा गया था। रोजेटा को 2004 में धरती से स्पेस की तरफ छोड़ा गया और ये स्पेसक्राफ्ट करीब 10 सालों बाद कॉमेट के करीब पहुंचा। थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद इस बात का पता चला कि ये कॉमेट करीब 4 किलोमीटर जितने छोटे आकार का है और इस कॉमेट को 67P नाम दिया गया। बता दें कि ब्रह्मांड में आज के समय अनगिनत कॉमेट्स मौजूद है और उन्हीं में से एक कॉमेट 67P भी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दुनिया भर के वैज्ञानिक किसी और कॉमेट की बजाय केवल 67P के पीछे ही क्यों लगे हुए हैं? ऐसे में बता दें कि इस खास तरह के कॉमेट के बारे में वैज्ञानिक ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि इस कॉमेट की स्टडी करने के बाद हम ब्रह्मांड के कई सारे रहस्यों को जान पाएंगे, जैसे कि हमारा सौर मंडल उस वक्त कैसा था जब यहाँ पर कोई भी ग्रह मौजूद नहीं था। इसके अलावा हम ये भी जान पाएंगे कि जब कोई ग्रह बनता है तो वो अपनी इनिशियल स्टेज में कैसा लगता और किस तरह से बनता है। बता दें कि 22 अक्टूबर 1969 की शाम को रशिया की एक ऑब्जर्वेटरी में क्लीम इवानोविच चुरियोमोव नाम के वैज्ञानिक ने इस कॉमेट के बारे में पता लगाया था और 2014 में रोजेटा स्पेसक्राफ्ट उन गिनी चुनी मशीन्स में से एक बना जो कॉमेट के पास गया। इसके अलावा अगस्त 2014 में स्पेसक्राफ्ट ने करीब 2 सालों तक इस कॉमेट की अच्छे से जांच पड़ताल की। इस दौरान वैज्ञानिकों को पता चला कि 67P कॉमेट सूरज के चक्कर लगाते वक्त जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट्स को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ता है। वैज्ञानिकों ने ये भी बताया है कि आगे बढ़ते वक्त कॉमेट कई बार हमारी धरती के करीब भी पहुंचने की कोशिश करता है, पर वो हमेशा इस कोशिश में नाकामयाब रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्यूपलर बेल्ट में आज के वक्त 100 करोड़ से भी ज्यादा कॉमेट्स मौजूद है और ये सारे के सारे कॉमेट्स बहुत ही तेज रफ्तार से सौर मंडल के चारों तरफ चक्कर काटते हैं और इसी वजह से कुछ कॉमेट्स आपस में टकराने के चलते अपना रास्ता भटक जाते हैं। और यही चीज 67P के साथ भी होती आई है। शायद यही वजह है कि ये कॉमेट गलती से हमारे सौर मंडल में आ गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस कॉमेट में आज भी कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो इसमें ब्रह्मांड के बनने के शुरुआती दिनों में मौजूद थे और अगर हमने इन तत्वों का पता लगा लिया तो कुछ ही समय के अंदर हम ब्रह्मांड की गुत्थी को सुलझा सकेंगे। खैर, वापस रोजेटा स्पेसक्राफ्ट की तरफ चलते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सोलर एनर्जी पर चलने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट है। बता दें कि कॉमेट को ऑब्जर्व करने के लिए इस खास तरह के स्पेसक्राफ्ट में कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स फिट किए गए थे और इनमें ऑर्बिटर और लैंडर सबसे जरूरी पार्ट्स थे। बता दें कि कॉमेट की सतह के करीब पहुंचने के बाद लैंडर को बहुत ही आराम से कॉमेट की सतह पर उतारना था और उतरने के बाद कॉमेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी हासिल करने का काम शुरू करना था। लेकिन वैज्ञानिकों को अचानक से झटका लगा जब लैंडिंग के समय लैंडर के थ्रस्टर्स ने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट का ये हिस्सा बहुत ही तेजी से कॉमेट की सतह से जा टकराया। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इस छोटे से हादसे के बावजूद भी लैंडर को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा और करीब 3 दिन तक लैंडर 67P का डेटा ऑर्बिटर को भेजता रहा और फिर अपने आप ही ठप पड़ गया। इसके बाद करीब 8 महीने तक इनएक्टिव रहने के बाद लैंडर एक बार फिर से चालू हुआ और इस बार लैंडर ने करीब 2 हफ्तों तक ऑर्बिटर को डेटा ट्रांसफर किया। इसके बाद 9 जुलाई 2015 को लैंडर एक बार फिर से बंद हो गया, जिसके बाद उसे दोबारा से एक्टिव नहीं किया जा सका।
खैर कॉमेट 67b में मिले आंकड़ों की माने तो ब्रह्मांड में आज भी फास्फोरस की एक बड़ी मात्रा मौजूद है। बता दें कि फास्फोरस किसी भी जीव की संरचना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार अदा करती है और हमारी हड्डियों और दांत भी फास्फोरस से ही बने होते हैं। खैर 67b में भी दो तरह के फास्फोरस मिले। इनमें से एक था फास्फोरस मोनोऑक्साइड और दूसरा था फास्फोरस नाइट्रेट। वैज्ञानिकों की माने तो कॉमेट पर फास्फोरस नाइट्रेट की तुलना में फास्फोरस मोनोऑक्साइड की ज्यादा मात्रा पाई गई और उन्होंने इस चीज से अंदाजा लगाया कि ब्रह्मांड बनने से लेकर अब तक इसमें कुछ खास बदलाव नहीं आए हैं और ब्रह्मांड की शुरुआत में भी यहाँ फास्फोरस मोनोऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा रही होगी, जो आज भी इस कॉमेट पर मौजूद है। हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक 67b के बारे में जितना ज्यादा सोचकर बैठे थे, उसकी तुलना में उन्हें कुछ खास हाथ नहीं लगा।